नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो रशियन रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेटिव्स की, रेडिकल्स की, लिबरल्स की। ठीक है, और वो जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, सारे के सारे कुछ ना कुछ बदलाव चाहते थे और उस बदलाव की वजह से, ठीक है, जो रेवोल्यूशंस हुए या हम कह सकते हैं जो स्ट्राइक्स हुई या जो लोगों की मेंटोलिटी में जो चेंजेस आए, उसका परिणाम क्या हुआ वो हम जो है रशियन रेवोल्यूशन में देखेंगे। पहले क्या था कि यहां पर जो है जो शासन था वो हम कह सकते थे एरिस्टोक्रेसी थी या मोनार्की थी। जार निकोलस सेकेंड का शासन था। तो इसकी शुरुआत जो है रशियन रेवोल्यूशन से करेंगे। अगर हम देखें कि रशियन एम्पायर जो था 1914 का, रशियन एम्पायर जो 1914 का आप देखेंगे तो वहां पे जार निकोलस सेकेंड का रूल था। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड का रूल था। और हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जो है इसकी अगर टेरिटरी को देखा जाए, ठीक है, तो राजा कौन था, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, हु वाज रूल्ड ओवर रसिया इन 1914। 1914 में जो है रूस पर कौन शासन कर रहा था, तो जार निकोलस सेकेंड कर रहा था। अच्छा, उस समय का अगर रूस आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा था। ठीक है, कुछ उससे देश अलग भी हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर उस समय का देखें तो उसमें जो है फिनलैंड आता था, फिनलैंड था, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड भी आता था, यूक्रेन तो आता ही था, और बेलारूस। यूक्रेन तो बहुत फेमस हुआ अभी जब कुछ साल या 2 साल पहले जो यूक्रेन और रूस का जो वॉर हुआ, युद्ध हुआ, तो ये जो कंट्रीज थी आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये भी उसके पार्ट हुआ करते थे, मतलब उस समय। तो कौन कौन सी थी, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। It is traced today to the Pacific and comprises today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan। देखिए ये जो है कहां तक फैला था, ये सब जो हम कह सकते हैं इट स्ट्रेच टुडे द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था और इसमें कहीं ना कहीं इसकी बाउंड्रीज जो है इन सारे देशों से टच होती थी, सेंट्रल एशिया से टच होती थी। जैसे जॉर्जिया था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था। जॉर्जिया आर्मेनिया और अजरबैजान, तो ये नाम आपको याद रखने की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग थे वो रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा यहाँ पे थे। इसके अलावा यहाँ पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहते थे। ठीक है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी थे। तो ये जो है ओवरऑल हमने तुम्हें बताया कि अगर रशियन रेवोल्यूशन देखें तो उसमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि रसिया जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, पार्ट ऑफ पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, एक टाइम पे हिस्सा हुआ करते थे रूस के, और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन सब ये सब जो है कहीं ना कहीं इनसे बाउंड्री उसकी टच होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन था, तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा वहां पे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट भी वहां थे। द मोस्ट मेजोरिटी ऑफ रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। सबसे ज्यादा अगर मेजोरिटी ऑफ रशियन लोगों की देखें तो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। और 85% जो है रशियन एम्पायर पॉपुलेटेड अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% वहां के जो लोग थे वो जो है एग्रीकल्चर से ही अपना काम चलाते थे। दे वर अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। क्या कह रहा है, दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। इस चीज को अगर देखेंगे, ठीक है, अगर हम ये दूसरे देशों से कंपेयर करें तो रूस जो है सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में योगदान देता था अदर कंट्रीज की अपेक्षा।
ठीक है, इसलिए कह रहा है कि दिस प्रपोर्शन वॉज हाइयर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद अगर देखोगे तो कह रहा है फ्रांस जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी में जो है 40 और 50% जो है, फ्रांस में 40% लोग जो है हम कह सकते थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, जर्मनी में 50% लोग जो है एग्रीकल्चरिस्ट थे। उसके बाद अगर हम देखें कि कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। जो कल्टीवेटर्स थे, जो खेती करने वाले लोग थे, कहता है प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस हम कह सकते हैं अनाज उगाते ही थे, एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड, और अपने लिए भी कहीं ना कहीं वो अनाज उगाते थे। रसिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। रसिया जो था वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। ठीक है, अनाज का वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री वहां पे बहुत कम थी। ठीक है, बहुत कम थी। कल हमने पढ़ाया था आपको 19 के आसपास जो है वहां पे इंडस्ट्रीज बढ़ना शुरू हुई थी, और सेंट पीटरबर्ग और जो है मॉस्को कुछ ऐसी जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती थी। दो ही जगह थी, बाकी यहाँ पे इंडस्ट्रीज का बोलबाला ज्यादा नहीं था। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर एसटी पीटरबर्ग एंड मॉस्को। एसटी पीटरबर्ग और मॉस्को जो थी ये मुख्य एरिया थे जहां पर इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, एसटी पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग सॉरी इसको बोलते हैं, सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s। बहुत सी फैक्ट्रीज जो है 1890s में सेटअप हुई, जब क्या है रशियन रेलवे फैला है। रशियन रेलवे नेटवर्क जो है एक्सपेंड करना शुरू होता है, मतलब बढ़ाया जाता है। मान लो यहाँ से लखीमपुर तक पहले रेलवे था, एग्जाम्पल के तौर पे, हम ऐसा कुछ कह नहीं रहे। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ से लखीमपुर तक था, उसके बाद लखनऊ तक बढ़ाया गया। तो जैसे जैसे रशियन रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ तो फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ गया। कोल प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया, और आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है वो भी 4 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आयरन स्टील प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और 1900 तक है जो है। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। ये जो है लगभग नंबर्स में थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, नंबर्स में थे। कौन नंबर्स में थे, क्राफ्टमैन और जो है फैक्ट्री वर्कर्स, इनकी संख्या बराबर थी। जो क्राफ्टमैन थे और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे इनकी संख्या इक्वल थी, हम कह सकते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी ही थी। इंडस्ट्रीज क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो गवर्नमेंट थी उसने जो है मिनिमम वेजेज, ठीक है, कम से कम वेजेज एंड ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सॉरी, मिनिमम वेजेज और मिनिमम लिमिटेड वर्किंग आवर्स। ठीक है, मिनिमम वेजेज का मतलब कि जो वेजेस था वो भी लिमिटेड था, और वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो भी वो भी लिमिटेड थे। मतलब जिस हिसाब से वेजेस दी जाती थी उसी हिसाब से जो है वर्किंग आवर्स भी होते थे। फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो नियमों को बचाकर नहीं रख सके। कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। ठीक है, और धीरे धीरे कानून क्या हुए, तोड़े जाने लगे। ठीक है, कैसे टूटे, इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स। जो क्राफ्ट यूनिट्स थी या स्मॉल वर्कशॉप्स थे वहां पे जो वर्किंग आवर्स होता था वो 15 आवर्स तक हो जाता था 10 और 12 आवर्स की जगह। ठीक है, अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू
डॉर्मेटरीज वर्कर्स वर आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। देखिए जो माहौल होता था, जो अकोमोडेशन होता था, मतलब रूम्स का अकोमोडेशन और होता था, डॉर्मेटरीज का अकोमोडेशन और होता था। मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती थी, एयर अच्छी नहीं होती थी, पंखे ठीक से नहीं होते थे। मतलब जो काम करने का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, वो सारी चीजें नहीं होती थी, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद जो है वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स। जो वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे। ठीक है, वर्कर्स जो थे वो किसमें डिवाइड थे? सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे। तो अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स जो थे वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे। सोशल ग्रुप्स क्या होता है कि हम कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ भी लोग क्या है, सोशल ग्रुप्स में डिवाइड है। तो some had strong links with the village from which they came, other had settled in cities permanently। देखिए कुछ तो जो वर्कर्स थे वो गांव से एक स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट होता था, तो उनका रोज का आना जाना या वो महीने में या हफ्ते में अपने गांव आया जाया करते थे। लेकिन कुछ वर्कर्स थे जो कि सीधा आकर कहां बस गए? शहरों में ही बस गए। अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। वर्कर्स जो थे उनको जो है स्किल के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जिसको जो स्किल आती थी उसी के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया था। जो मेटल वर्कर्स थे सेंट पीटर्सबर्ग के, वो जो है मेटल वर्कर कंसीडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स एमंग अदर वर्कर्स। ये लोग खुद को अरिस्टोक्रेट्स मानते थे, और अरिस्टोक्रेट्स इसलिए मानते थे क्योंकि इनका जो काम होता था वो ज्यादा स्किल चाहिए होती थी, ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होती थी, समय लगता था वो सारी स्किल्स को सीखने के लिए। इसीलिए यहां पे लिखा है देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। वीमेन मेड अप 30% ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स फोर्स बाय 1914। देखिए 1914 तक जो है वीमेन की अगर बात की जाए तो 31% जो है फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्रियों में काम करने लगी थी। महिलाएं जो है 31% महिलाएं जो है वो फैक्ट्रीज में काम करने लगी थी। दे वर पेड लेस देन मैन। ठीक है, वो जो है उनको पुरुषों से कम सैलरी दी जाती थी। मतलब एक तरीके का सेम काम करती थी, लेकिन उनको सैलरी जो है वो पुरुषों से कम दी जाती थी। इसलिए कह रहा है कि वीमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स फोर्स by 1914, but they were paid less than men. Workers did not unite to strike work when they disagreed with employers about dismissals or working conditions। देखिए वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक। देखिए एक चीज थी कि वर्कर्स जो है जब भी उन्हें लगता था कि जब भी वो डिससेटिस्फाई होते थे या डिसएग्री होते थे एम्प्लॉयर्स से, या जो वर्क कंडीशंस होती थी, ठीक है, तो वो लोग स्ट्राइक करने के लिए जो है यूनाइट हो जाते थे। उस समय वो जो है भूल जाते थे कि हम लोग क्या है क्या नहीं है। वहां पर जो है वर्कर्स एक दूसरे का साथ देते थे। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अगर गांव वाले एरिया में देखें तो जो पीजेंट्स होते थे वो सबसे ज्यादा जो है लैंड को प्लाउ करते थे, मतलब वो सबसे ज्यादा लैंड को कल्टिवेट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड द लार्ज प्रॉपर्टी। देखिए पीजेंट्स जो थे वो कल्टिवेट जरूर करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लैंड होती थी वो या तो नोबिलिटी के पास थी या तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी। ठीक है, या तो नोबिलिटी के पास थी या ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी, और उन्हीं की जमीनें वो लोग क्या करते थे, कल्टिवेट करते थे। जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, वो उन्हीं की जमीनें जो है वो कल्टिवेट करते थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड दे आल्सो डीपली रिलीजियस। देखिए वर्कर्स की तरह जो है पीजेंट्स भी डिवाइड थे। ठीक है, वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइड थे और वो बहुत ज्यादा रिलीजियस लोग थे। ठीक है, खैर इनको अगर देखा जाए तो इनको रिलीजियस नहीं ना कह के एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है कि धार्मिक और दूसरा होता है सांप्रदायिक। तो ये लोग सांप्रदायिक थे, हम कह सकते हैं धार्मिक नहीं थे। ठीक है,
बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। देखिए ये लोग नोबिलिटी का बहुत साथ देते थे, जब भी युद्ध वगैरह कुछ होता था तो बिल्कुल उनके फेवर में रहते थे, अपने राजा के फेवर में रहते थे, मंत्रियों के फेवर में रहते थे। लेकिन कुछ केसेस में जो है ये नोबिलिटी का सम्मान नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलेशन। देखिए जो नोबल्स थे उनको पावर कहां से मिलता था, क्योंकि वो जार को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इसलिए पावर मिलती थी। लोकल लोग जो थे उनसे उनका ज्यादा कोई रिश्ता नहीं होता था। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो आज की भी डेट में देख लो तो जो मिनिस्टर्स हैं या हम कह सकते हैं जो हाई पोस्ट के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पब्लिक है उनसे कांटेक्ट बहुत कम रहता है। 5 साल बाद ही वो नजर आते हैं कि हम नेता है। बहुत से लोगों से आप पूछ लेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, या हम कह सकते हैं कि बहुत से मिनिस्टर्स के अगर नाम ले लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, एस जयशंकर कौन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी, तो वो अलग बात है कि कुछ कारणों से फेमस है, लेकिन जो हम कह सकते हैं बहुत अच्छे मिनिस्टर्स हैं, जैसे एस जयशंकर की बात की जाए, नितिन गडकरी की बात की जाए, या हम कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात की जाए, तो अगर नॉर्मल आदमी से पूछा जाए इनके बारे में तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, या अजीत डोभाल की हम बात करें जो कि हम कह सकते हैं रॉ एजेंट भी रहे, तो अगर हम एक अच्छे मिनिस्टर्स की बात करें, मिनिस्टर जो हमारी कैबिनेट में जो अच्छे मिनिस्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो एक हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो एक कॉमन आदमी उनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिकली इंटरैक्ट होना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, जो भी कंडीशन रहती है। लेकिन जो लोग इंटरैक्ट हो सकते वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो पीजेंट्स वांटेड लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। आगे क्या होता है कि देखो नोबल्स को पावर कहां से मिलती थी, ये लोग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते थे, किसको, जार को। ठीक है, लोकल पॉपुलैरिटी इनकी कोई नहीं होती थी, क्योंकि पॉपुलेशन से इनसे ज्यादा लेना देना नहीं होता था। पीजेंट्स जो है वो पीजेंट्स वांटेड लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। जो नोबल्स के पास लैंड होती है, पीजेंट सोचते हैं कि वो लैंड मुझे मिल जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि रेफ्यूज टू पे रेंट, रेंट पे करने से मना कर देते हैं, बहुत से लैंडलॉर्ड्स को मार देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि नोबिलिटी खुद थोड़ी ना जाते होंगे कि आप रेवेन्यू दीजिए, उनके अधिकारी जाते होंगे। ठीक है, इन 1902 this occurred a large scale in South Russia. In 1905 such incidents took place all over Russia. देखिए 1902 में क्या होता है, in 1902 this occurred on a large scale in South Russia. साउथ रशिया में जो है एक बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद 1905 में जो है ऐसे इंसिडेंट जो है हर जगह होने शुरू हो जाते हैं। सोशलिज्म की अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये थी। और सोशलिज्म की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर जितनी भी सोशल पार्टी बनाई गई रसिया में 1914 के आसपास या 1940 से पहले, 1914 से पहले वो सारी की सारी इलीगल पार्टी थी। ठीक है, जब भी आप देखेंगे तो वो सारी की सारी पार्टी इलीगल थी। तो यहाँ पे लिखा भी है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितनी भी पार्टीज आप देखेंगे वो क्या थी, इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये कौन सी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, was founded in 1898 by socialists who respected Marxists। देखिए एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो कि 1898 में बनाई गई सोशलिस्ट्स के द्वारा। और ये मार्क के जो विचार थे, मार्क, ठीक है, कार्ल मार्क का नाम आपने सुना होगा, तो मार्क के जो विचार थे उनको ये लोग फेवर करते थे।
It set up newspapers, mobilized workers and organized strikes. देखिए इनके जो है इन लोगों ने न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए, वर्कर्स को जो है इकट्ठा किया और स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, मान लो कैसे हम कह सकते हैं कि देश में जो है सोशलिज्म आएगी या बदलाव आएगा, तो ये सारी चीजें जो है ये लोग मैनेज करते। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि रसिया में सोशलिज्म कैसे आई, ठीक है, कौन लाया, कारण क्या रहा। तो कई सारे कारण थे कि पीजेंट्स को जो है बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जैसे आपने उसमें देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले में। ठीक है, उसके बाद सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। देखिए कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका मानना ये था कि जो किसानों की जमीन है वो किसानों को दे दी जाए, और वही जो है असली क्या है, हम कह सकते हैं सोशलिस्ट है, वही जो है नेचुरल सोशलिस्ट है, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वही जमीन पर खेती करते हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो नोबिलिटी वो तो खाली उनसे जो है मजदूरी नुमा कराते रहते हैं। उसके बाद जो है दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 में एक दूसरी पार्टी बनती है जिसका नाम है द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट। ये पार्टी का काम क्या था, ये जो है पीजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। ठीक है, दिस पार्टी struggled for the peasants' rights, demanding that land belonging to the nobles transferred to peasants। इन्होंने क्या डिमांड की, जो लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स, जो नोबल्स के पास जमीनें हैं वो किसको ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए, पीजेंट्स को दे दी जानी चाहिए। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। देखिए सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो थे, ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज से जो है डिसएग्री थे, उनसे सहमत नहीं थे पीजेंट्स के इस बयान को लेकर। ठीक है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज से असहमत थे। ठीक है, असहमत थे। अब रेवोल्यूशनरी और डेमोक्रेट्स जो है दोनों को अंतर समझ सकते हो कि, ठीक है, डेमोक्रेट्स का मतलब हम कह सकते हैं कि जो सभी के लिए समान अधिकार चाहते हैं। रेवोल्यूशनरी का मतलब कुछ समय के लिए वो जो है एक ही रुख को अपनाएंगे, या एक रुख को अपनाने का मतलब हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवोल्यूशंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, बदलाव जल्दी से आ जाए। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कम समय में जल्दी बदलाव आ जाना। ठीक है, कम समय में जल्दी बदलाव आ जाना। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन को ये धीरे धीरे लगा कि पीजेंट्स जो है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। पीजेंट्स क्या नहीं है, एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। सम वर पुअर अदर वर रिच, सम वर्कड लेबर व्हाइल अदर वर कैपिटलिस्ट। उन्हें क्या लगा कि कुछ तो गरीब है, कुछ अमीर है, सम वर रिच सम वर पुअर, और कुछ जो है लेबरों की तरह काम कर रहे हैं, और कुछ जो है कैपिटलिस्ट है, बहुत बड़े उद्योगपति भी है। तो उन्हें लगा कि जो पीजेंट्स है वो भी क्या है, पीजेंट्स जो है वो यूनाइटेड नहीं है। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो लीडर थे बोल्शेविक के। किसके लीडर थे, बोल्शेविक्स के। ठीक है, अब देखिए जो बोल्शेविक थे वो हम कह सकते हैं कि केवल किसानों का फेवर कर रहे थे। ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे। लेकिन जो मेंशेविक्स थे टॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। इनका मानना था कि पार्टी सभी के लिए खुली है। ठीक है, सभी के लिए, सबका स्वागत है। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपका खत्म होता है। आगे चलेंगे, टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन, टर्बुलेंट टाइम। ठीक है, 1905 रेवोल्यूशन, रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। अब ये जो समय है जो आपका टर्बुलेंट टाइम है 1905 का, इसमें क्या है, द ईयर 1904 वाज अ पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। ये जो है रशियन वर्कर्स के लिए खराब समय था 1904। ठीक है, रशियन वर्कर्स के लिए जो है खराब समय था। ऊपर दिया भी है टर्बुलेंट टाइम,
ठीक है, एक जो बुरा वक्त चल रहा था। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, जो जरूरी चीजें थी उनकी प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि जो वेजेज मजदूरों को दी जा रही थी वो 20% घट गई। सपोज करिए कि आज जो है आप कोई भी सामान जो है 100 रुपए में खरीद रहे हैं, आपकी आमदनी 300 रुपए है, ठीक है। कल को वही चीज जो है 140 रुपए की मिल जाए, लेकिन आपको आमदनी जो है वो 300 रुपए ही है, तो कहीं ना कहीं आपको 40 रुपए का घाटा होने लगा है, ठीक है। आपकी आमदनी कहीं ना कहीं 40 रुपए कम होने लगी है, ठीक है। तो यही यहां पे था कि जो प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और जो वेजेस थी वो उतनी की उतनी ही थी। द मेंबर्स ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, जो वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो विद्रोह करने पर धीरे धीरे उतर रहे थे। When 4 members of the Assembly of Russian workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov iron workers, there was a call for industrial action. क्या कह रहा है? When 4 members of Assembly of Russian workers, when 4 members of the Assembly of Russian workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov iron workers, there was a call for industrial actions. 4 वर्कर्स को बिना किसी वजह के निकाल दिया जाता है फैक्ट्री से, उसके बाद जो है स्ट्राइक कर दी जाती है, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्शंस होते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। 1,10,000 वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन st Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, and increase in wages and improvement in working condition, ठीक है। ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसके बाद इनकी डिमांड क्या होती है? इनकी डिमांड ये होती है कि वेजेज को बढ़ाया जाए और जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव किया जाए, वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए और वेजेज को बढ़ाया जाए, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए और वेजेज को बढ़ाया जाए। अब 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे थे, कहीं ना कहीं मांगे माननी पड़ती हैं, उस समय इतने लोग बहुत थे। When the procession of workers led by फादर गैपन के द्वारा जब जो ये प्रोसेशन, ये जुलूस निकाला जा रहा था, लीड किया जा रहा था फादर गैपन के द्वारा, रीच्ड द विंटर पैलेस, जब ये विंटर पैलेस पहुंचता है, कहां पहुंचता है? विंटर पैलेस। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस। उस समय क्या होता है? ये पुलिस के द्वारा इस पर अटैक कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अटैक कर दिया जाता है। इस अटैक में क्या होता है? 100 वर्कर्स वर किल्ड, लगभग 100 वर्कर्स को मार दिया जाता है और 300 को घायल कर दिया जाता है। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इसको बोलते हैं ब्लडी संडे भी बोलते हैं और 1905 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, या 1905 रेवोल्यूशन को ब्लडी संडे बोलते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियंस एंड डिमांडेड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जो लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे और जो और भी लोग थे, इन्होंने जो है किया क्या? इन्होंने एक यूनियंस की यूनियन बनाई, ठीक है, यूनियंस की यूनियन बनाई और उसके बाद इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अब संविधान के द्वारा चलेगी। द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट एंड ड्यूमा। उसके बाद एक ड्यूमा बनाई जाती है। ड्यूमा बन तो जाती है, लेकिन जार क्या करता है? आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटी एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। Several restrictions were placed
ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। देखिए 1905 में जो है बहुत सी जो भी हम कह सकते हैं यूनियंस वर्क कर रही थी, वो अनऑफिशियल थी और उन पर जो है इलीगल उन्हें घोषित कर दिया गया था। बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन पर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पर, जो है अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करती तो उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। देखिए पहली ड्यूमा जो है ये 75 डेज के अंदर खत्म कर देता है। फिर जो अगली ड्यूमा बनती है इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। दूसरी ड्यूमा जो है 3 महीने के अंदर ही खत्म कर देता है। तीसरी ड्यूमा बनती है तो ये अपने चुने हुए लोगों को उसमें सेटल करता है। ठीक है, अपने चुने हुए लोगों को उसमें सेटल करता है। तो ये आपका अभी का इतना रहेगा, आगे का जो बच्चा है वो बाद में बात करेंगे। अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक और हम बात कर लें कि इतना थ्योरेटिकल पढ़ाने की क्या जरूरत है। थ्योरेटिकल पढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत से नए शब्द हमें मिलते हैं। ठीक है, कहानी 2 मिनट में भी खत्म हो सकती है लेकिन उस कहानी का कोई मतलब नहीं होता है। थ्योरेटिकल आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल लिखना होता है। थ्योरेटिकल इसलिए भी पढ़ना होता है कि जब आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्द, बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी डेट्स आपके सामने बार बार आती हैं, रिपीट होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप एमसीक्यूज करते हो तो उसमें आपको मदद मिलती है। थ्योरेटिकल आपको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि आप सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझ सकें। थ्योरेटिकल आपको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि आपने हो सकता है कि पहली बार सुना हो। सेंट पीटरबर्ग, ठीक है, रॉबर्ट ओवन, ठीक है, ऐसे हिस्ट्री में पहले चैप्टर में आपने 10th में अभी पढ़ोगे गैट्सबी मैजनी, काउंट कैमिलियो डी केवर। तो ऐसे जो शब्द है इसलिए इनको थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत जरूरी है।